डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर पेपर नंबर 8 प्रयोजन मूलक हिंदी। इसके अंतर्गत इसके पूर्व हमने 3 विभागों को देखा है। आज हम इसका अंतिम विभाग अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार इसको देखने जा रहे हैं। इसमें से जो पहला जो पाठ है वह है अनुवाद स्वरूप एवं प्रक्रिया। इसको हम पहले विस्तार से जानेंगे कि अनुवाद किसको कहा जाता है या इसका स्वरूप कैसे होता है, इसकी परिभाषाएं क्या है। इस तरह से मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। ये जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। खैर, अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार इसको हम आज देखने जा रहे हैं। तो संसार में अनगिनत भाषाएं हैं। हर छोटी बड़ी भाषा का अपना जनसमूह होता है। एक समय था कि हर भाषी जनसमूह अपने में सीमित वाक्य व्यवहार द्वारा जीवन की सभी जरूरतों को पाकर भी जी सकता था, किंतु आज वैज्ञानिक या हम औद्योगिक विकास के युग में मात्र भाषा ही नहीं, देश की सीमा रेखा भी स्पष्ट होती जा रही है। किसी भी देश का आदमी जो है दूसरी देश में जाता है, अर्थात एक भाषा भाषी व्यक्ति दूसरी भाषा भाषी व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है। तो जाहिर बात है इसके लिए अनुवाद की प्रक्रिया यह अत्यंत महत्वपूर्ण जो है भूमिका यहाँ पर निभाती है, या इसकी जो है आज अत्यंत आवश्यकता जिसे कहेंगे कि जरूरी है। ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति बाहर का आता है जिसको जो हमारी भाषा बोल नहीं पाता है, तो उसके लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति होती है जिसको ट्रांसलेटर कहा जाता है, अनुवादक कहा जाता है। वो अपनी भाषा में बोलता है, या अनुवादक सुनकर जो है उसका अनुवाद जो है वह जैसे हिंदी में करेगा। इसलिए आज जो है यह अत्यंत आवश्यक भी हमको दिखाई देता है। तो हम जो है इसकी परिभाषाओं पर प्रकाश डालेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अनुवाद हमने शब्द बनाया है यह संस्कृत का शब्द है। कैसे बना, देखिए कि अनुवाद शब्द की उत्पत्ति वद धातु से हुई है। वद धातु में धज लगाकर या धज प्रत्यय लगाकर हमने शब्द बनाया वाद, और वाद शब्द बनने के साथ इसको एक उपसर्ग लगाया अनु, तो इसका शब्द बन गया अनुवाद। अतः इसका उत्पत्ति जनक अर्थ यह निकलता है कि क्या है कि फिर से कहना, या फिर पुनः कथन। एक ही बात को फिर से कहा गया कथन को ही जैसे हम क्या कहते हैं, इसको हम अनुवाद कहते हैं। अर्थ पुनरावृत्ति जिसमें होती हो, हमने कहा पुनः कथन मतलब क्या है, अर्थ की पुनरावृत्ति। तो यह जो है हिंदी में अनुवाद शब्द हमने जो लिया है, जैसे इसके पूर्व भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि अंग्रेजी भाषा से ही अधिकतर शब्द हमने हिंदी प्रयोजन मूलक में लिए हैं। इसलिए यह भी अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द के पर्याय के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। अब ये जो ट्रांसलेशन शब्द है ये लैटिन शब्द है। इसमें 2 शब्दों को मिलाकर यह शब्द बना है। पहला है ट्रांस और दूसरा है लेशन। अर्थात क्या है, ट्रांस का अर्थ होता है पार, ट्रांसफर जिसे हम कहते हैं पार, और लेशन का अर्थ होता है ले जाने की प्रक्रिया, मतलब वहन करने की प्रक्रिया। इसलिए ट्रांसलेशन का जो लैटिन शब्द है उसका उत्पत्ति जनक अर्थ क्या हो गया, वो हो गया कि परिवहन करना, लेकर जाना। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाने की प्रक्रिया को
हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। और हमने जो हिंदी भाषी लोगों ने जो अपनाया है, इसको हम अनुवाद कहते हैं। मतलब इसको रूपांतरित करने की प्रक्रिया को जैसे हमने अनुवाद कहा है। इस दृष्टिकोण से कई लोगों ने जो है, कई विद्वानों ने इस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए, अपने अपने ढंग से, अपने अपने तौर से जो है इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम जो व्याख्या देखेंगे वो न्याय सूत्र की व्याख्या है, जो संस्कृत में है। वो उसमें क्या लिखा गया है, देखिए, विधि विहित स्याणु वचन मनुवाद, यानी विधि तथा विहित का पुनः कथन ही अनुवाद है। तो जैमिनी न्यायमाला में एक ग्रंथ है, उन्होंने उनकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार है कि ज्ञातस्य कथनम अनुवाद। इसका अर्थ क्या होता है कि ज्ञात का कथन ही अनुवाद है। मतलब जो ज्ञात है, जो हमारे जानकारी में है, हम उसका कथन ही क्या है, हम इसको अनुवाद कहेंगे। तो अर्थात संस्कृत में पुनर्कथन जितना भी है उसको जो है अनुवाद कहा गया है। इसके कई जो है मतलब पुनरुक्ति को अधिकांश संस्कृत विद्वानों ने अनुवाद माना। अब हम कुछ जो है पाश्चात्य जो विचारक हैं, विद्वान हैं, इनकी भी परिभाषा देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नाइडा तथा टेबर नाम के जो विद्वान हैं, उन्होंने इसको परिभाषित किया है। ऐसे देखिए, मूल भाषा के संदेश के सममूल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। संदेशों की यह मूल्य समता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से तथा निकटतम एवं स्वाभाविक होती है। देखिए, लक्ष्य भाषा और दीक्ष भाषा, जो पहले है स्रोत भाषा, और लक्ष्य भाषा जिस भाषा में आप अनुवाद कर रहे हैं उसको हम लक्ष्य भाषा कहते हैं, और जिस भाषा से हम अनुवाद कर रहे हैं उसको हम स्रोत भाषा कहते हैं, मूल भाषा कहते हैं। उसके बाद देखिए, कैलफोर्ड ने इसको परिभाषित किया। वे कहते हैं कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री में प्रस्थापित करना ही अनुवाद कहलाता है। मतलब इन्होंने क्या किया, पाठ्य सामग्री को दूसरे पाठ्य सामग्री में, दूसरी भाषा के पाठ्य सामग्री में समानार्थ रूप में प्रस्थापित जो किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, अनुवाद कहा जाता है। इसके बाद न्यूमार्क नाम के विद्वान है, उन्होंने क्या कहा कि अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। तो हार्टमन तथा स्टार्क नाम के विद्वान है, उन्होंने क्या कहा कि एक भाषा या भाषा भेद से दूसरी भाषा या भाषा भेद में प्रतिपाद्य को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया या उसके परिणाम को अनुवाद कहते हैं, है ना। बहुत सारे विद्वान हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं, जिन्होंने इसको अनुवादित करने की कोशिश की है। इसके साथ कुछ जो है हम भारतीय विद्वान या हिंदी के विद्वानों को भी देखेंगे, जिसमें पट्टनायक प्रमुख हैं। वे कहते हैं कि अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव को एक भाषा समुदाय से दूसरी भाषा समुदाय में संप्रेषित किया जाता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में जो संप्रेषित किया जाता है, लेकिन क्या, सार्थक अनुभवों को, जिसमें अर्थ हो, सार्थक जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उस सार्थक जो है अनुभवों को दूसरी भाषा में स्पष्ट करना ही जो है अनुवाद है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जो हिंदी के प्रमुख एक विद्वान माने जाते हैं, भाषा वैज्ञानिक माने जाते हैं, उनके अनुसार क्या है कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को, देखिए ये सामान्य परिभाषा है जो हमें थोड़ा सा और भी निकट ले जाती है अनुवाद के लिए। क्या कहते हैं कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में
व्यक्त करने के प्रयास को अनुवाद कहते हैं। अब मैं समझता हूं ये परिभाषा स्पष्ट हो गई, अनुवाद किसको कहते हैं, ये स्पष्ट हो गया कि एक भाषा के विचारों को, जो विचार होते हैं उस भाषा में, उस विचारों को सरल, सहज एवं समान रूप से दूसरी भाषा में व्यक्त करना ही अनुवाद है, जिसे हम ट्रांसलेशन पहले भी करते आए हैं, लेकिन ये परिभाषा हमको जो है ये बहुत सटीक लगती है। और एक परिभाषा हम देखेंगे जो भारतीय साहित्य का विद्वान है, भाषा वैज्ञानिक है, वह है डॉक्टर सुरेश कुमार जी। उनके मतानुसार एक भाषा के विशिष्ट भाषा भेद के विशिष्ट पाठ को दूसरी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत करना अनुवाद है जिसमें वह मूल के भाषिक अर्थ प्रयोग के वैशिष्ट से, तो प्रयोग के वैशिष्ट से जो है वह निष्पन्न अर्थ, प्रयुक्ति और शैली की विशेषता, विषय वस्तु तथा समृद्ध सांस्कृतिक वैशिष्ट को दूसरी भाषा में स्वाभाविक रूप से बताना ही अनुवाद है। इस प्रकार से अनुवाद को कई विद्वानों ने परिभाषित करने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो इन सभी परिभाषाओं को देखने के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि इसमें से हमें 4 से 5 चीजें हमें मूल रूप से दिखाई देती है, मतलब धारणाएं, उनकी मान्यताएं क्या है कि अर्थ संप्रेषण की प्रक्रिया के रूप में अनुवाद होता है। उसके बाद सांस्कृतिक संदर्भ के एकीकरण के रूप में अनुवाद होता है। उसके बाद व्याख्या के रूप में अनुवाद होता है। उसके बाद भाषा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्य सामग्री के प्रतिस्थापना के रूप में भी अनुवाद होता है। और जिसे और एक हम धारणा इस प्रकार से भी बता सकते हैं कि अर्थ एवं शैली की समतुल्यता के रूप में भी अनुवाद होता है। तो इन धारणाओं को देखने के पश्चात जो है हम स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि अनुवाद वह द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है। द्वंद्वात्मक, 1 से 2, इसको हम द्वंद्वात्मक कहते हैं ना। तो अनुवाद वह यह जो है वो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है जिसमें स्रोत पाठ की अर्थ संरचना तो है, लेकिन अर्थ की संरचना, अर्थात जिसको हम आत्मा कहेंगे, तो अर्थ की संरचना को लक्ष्य पाठ की शैलीगत संरचना में प्रतिस्थापित करना ही अनुवाद है। मैंने कहा कि आप 2 चीजों को इसमें और ध्यान में रखना है। मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि एक है स्रोत भाषा और एक है लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा यानी जिसमें वो कृति लिखी गई है, या कोई मान लो कि कोई उपन्यास है जिसका आप अनुवाद कर रहे हैं, वो उपन्यास अंग्रेजी में है, तो उस अंग्रेजी भाषा को जो है हम स्रोत भाषा कहेंगे। और जो हमको उसका अनुवाद हिंदी में करना है तो हम हिंदी को लक्ष्य भाषा कहेंगे। तो स्रोत भाषा का लक्ष्य भाषा में जो हम अनुवाद करते हैं उसके संरचनात्मक अर्थ को दूसरी भाषा में लाना ही हम इसको अनुवाद करते हैं। अब यह अनुवाद जो है वो कई प्रकार का होता है, एक प्रकार नहीं, अनुवाद के कई प्रकार होते हैं, जिसमें भाषा के स्तर पर अनुवाद है, भाषा के श्रेणी के स्तर पर अनुवाद है, मुक्त के अनुसार भी मुक्त अनुवाद है, शब्द से जो अनुवाद हम करते हैं उसके कारण भी अनुवाद के भेद बन जाते हैं, जिसको हम शब्दानुवाद कहते हैं। ऐसे कई जो है अनुवाद के प्रकार हैं। सामान्य रूप से जो है आपको हम कुछ एक अनुवाद के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः 9 प्रकार अधिकांश विद्वान इस अनुवाद के प्रकार को मानते हैं, जिसमें से पहला प्रकार है वह है शब्दानुवाद। शब्दानुवाद में क्या होता है, शब्द का ही जैसे कि वैसे अनुवाद होता है, जिसको हम शब्दानुवाद कहते हैं। जैसे कि वैसे करना है,
इसमें संरचना को बदलना नहीं है। उसके बाद होता है सहज अनुवाद, है ना। सहज अनुवाद क्या है? इसमें जो है स्रोत भाषा में जो अर्थ होता है वह सहज रूप से जो लक्ष्य भाषा है उसमें हमको अनुवाद करना है, इसको हम सहज अनुवाद कहते हैं। ये सहज प्रक्रिया है इसलिए हम सहज अनुवाद कहते हैं। उसके बाद है भावानुवाद। इसमें शब्द के लिए एक शब्द का अनुवाद ऐसे नहीं करना है, इसमें केवल उस जो लक्ष्य भाषा में लिखे गए अर्थ के भावों को स्रोत भाषा में व्यक्त करना है। इस प्रकार को क्या कहते हैं? इस प्रकार को भावानुवाद कहते हैं, मतलब उसका केवल भाव लेना है। उसके बाद है छाया अनुवाद, जिसे हम देखते हैं हमारी परछाया जिसे पड़ती है। इसमें भी कोई वाक्य जैसे के वैसे नहीं लिया जाता है, बल्कि उस अनुवाद को उस मूल कृति को पढ़कर उसकी जैसे छाया होती है उस प्रकार से अनुवाद करना होता है। इसको हम जो है वो छाया अनुवाद कहते हैं। इसके बाद है सारा अनुवाद, मतलब जो मूल पाठ है उसका सार केवल लेना है और उसका सार लेकर उसका अनुवाद करना, इसको हम जो है सारा अनुवाद कहते हैं। उसके बाद है व्याख्यानुवाद। इस अनुवाद में क्या होता है? जो मूल पाठ है उसकी व्याख्या की जाती है, व्याख्या परिभाषित जिसको हम कहते हैं, डेफिनेशन जिसको हम कहते हैं ना, तो व्याख्या या आलोचना जिसको हम कहते हैं। इस तरह से इसकी व्याख्या जिस अनुवाद में की जाती है उस अनुवाद के प्रकार को व्याख्यानुवाद कहते हैं। नंबर 7 वार्ता अनुवाद। जिसे कोई वार्ता कर रहा है, कुछ बोल रहा है, उस अनुवाद को हम वार्ता अनुवाद के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद है रूपांतरण, मतलब उसके रूप को ही बदल लेना है, इसको हम रूपांतरण कहते हैं। वास्तविक रूप में मराठी भाषा में यह अधिक चलता है, जैसे रूपांतरण या फिर अंतिम है भाषांतरण। ये भी एक प्रकार है। मैंने कहा कि मराठी में ये बहुत चलता है भाषांतर, है ना, भाषांतर करा, जैसे एक शब्द आता है तो ये एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना भाषांतर। तो ये जो है अनुवाद के कुछ प्रमुख प्रकार है। अब देखिए कि अनुवाद यह भी एक कला है। जैसे हमने इसके पूर्व देखा है, जितनी भी चीजें हमने देखी है, हमने प्रतिवेदन को देखा है या वृत्तांत लेखन हमने देखा है, समाचार लेखन हमने देखा है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सभी क्या है? ये आसान नहीं है, इसको अर्जन करना पड़ता है, यह एक कला है। इसके लिए अनुवादक को, अनुवादक यानी जो अनुवाद कर रहा है उसको अनुवादक कहते हैं। जैसे कहानी लिखने वाले को कहानीकार कहा जाता है, उपन्यास लिखने वाले को उपन्यासकार कहा जाता है, वैसे अनुवाद करने वाले व्यक्ति को अनुवादक कहा जाता है। तो इस अनुवादक में कुछ एक महत्वपूर्ण गुण होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके कारण अनुवाद जो है वो पूरा हो सके या अच्छा हो सके। वरना अधिकांश विद्वान इस अनुवाद की प्रक्रिया को अपने आप में पूर्ण नहीं मानते हैं। ये अनुवाद की प्रक्रिया ये कभी भी पूरी नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ एक प्रयास हम करते हैं। तो कई विद्वान इसको मानते हैं कि अनुवाद की प्रक्रिया यानी एक बोतल में जो तेल है वो दूसरी बोतल में उंडेल देना, अर्थात अनुवाद है। लेकिन जब ये उंडेला जाता है ये जो तेल, तो कुछ एक बहुत कम क्यों न हो मात्रा में वो जो पहली बोतल थी जिसमें तेल रखा हुआ था उसमें रह जाता है। तो अनुवाद की प्रक्रिया भी इसी तरह है। लेकिन फिर भी एक अच्छे अनुवाद के लिए अनुवादक के जो है कुछ महत्वपूर्ण गुण होने चाहिए उसमें, तभी जाकर एक श्रेष्ठ अनुवाद वह कहलाएगा। तो क्या गुण होना चाहिए तो देख लीजिएगा। नंबर 1 है बहुभाषाविदता। बहुभाषाविदता यानी उसको जाहिर बात है कि जिस भाषा में वो अनुवाद कर रहा है उस भाषा का, और जिस भाषा से अनुवाद कर रहा है उस भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि यह ज्ञान उसको नहीं होगा तो अनुवाद जो है वो पूर्ण रूप से नहीं होगा। इसलिए अनुवादक को
अनुवादक को बहुभाषिक होना चाहिए, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान उसको होना या रहना जो है वह आवश्यक होता है। उसी आधार पर वो एक सफल अनुवादक जो है वो बन सकता है और एक अच्छा अनुवाद वो कर सकता है। तो यह पहला गुण है कि क्या है कि उसको जो है वह बहुभाषिक होना चाहिए, आधिकारिक भाषाएं उसको आनी चाहिए। नंबर 2 है अनुवाद विज्ञान का ज्ञाता। माफ कीजिएगा, अनुवादक के गुण में नंबर 2 है बहुश्रुतता। बहुश्रुतता मतलब क्या है कि उसको हर एक क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। बहुश्रुतता मतलब हर एक क्षेत्र का ज्ञान यद्यपि रहेगा तभी वो अनुवाद कर पाएगा। जैसे तकनीकी कोई अनुवाद कर रहा है, कोई वैज्ञानिकी अनुवाद कर रहा है, औद्योगिकी कोई है उसका अनुवाद कर रहा है, तो उस समय उसके लिए यह जो ज्ञान है, जो वर्तमान युग में जो नए नए खोज और नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, इन सभी का ज्ञान उसको होना अत्यंत आवश्यक है और उसी आधार पर वो अच्छा अनुवाद कर सकता है ना। जैसे साहित्य शास्त्र की यदि हम बात करते हैं तो साहित्य शास्त्र का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई कविता का वो अनुवाद कर रहा है तो कविता क्या होती है, किसे कहते हैं कविता, साहित्य किसको कहा जाता है, साहित्य हेतु कैसे है, साहित्य के तत्व कौन से हैं, ये सारी चीजों का ज्ञान उसको होना अत्यंत आवश्यक है, तभी वो श्रेष्ठ अनुवादक कहलाएगा। अगली जो विशेषता है या गुण है अनुवादक का वह है प्रतिभा संपन्नता। जाहिर बात है हर एक की अपनी अपनी प्रतिभा होती है, और उसी आधार पर वो जो है वह उतना श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है जिसकी जितनी अधिक प्रतिभा है। यद्यपि प्रतिभा उसमें नहीं है तो वो जो है अपने अनुवाद से पाठकों का जो है क्या कहेंगे कि वो उस अनुवाद में सत्य साबित नहीं होगा या सही साबित नहीं होगा जब तक के उसमें जो है वो प्रतिभा नहीं आती है। अब देखिए ये साहित्य के हेतु है, माफ कीजिए तत्व है कि अभ्यास, प्रतिभा, ये सारी चीजें उसमें वो होनी चाहिए। अगर आप में वो प्रतिभा नहीं है तो आप जो है श्रेष्ठ अनुवादक नहीं कहलाएंगे। इसलिए जो है उसको उसमें प्रतिभा का होना अत्यंत आवश्यक है। अगली विशेषता देखिए या गुण जिसको हम कहेंगे, माफ कीजिएगा गुण कहेंगे कि परिश्रमशीलता एवं अभ्यास प्रवणता। परिश्रम करने की उसकी हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए और अभ्यास जो है निरंतर होना चाहिए। बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता, तो उसको निरंतर अभ्यास करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तभी जाकर वो जो है वह श्रेष्ठ हो। क्योंकि ये अभ्यास भी जो है ये साहित्य का हेतु है, साहित्य का हेतु है, इसलिए अभ्यास का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद का जो गुण है वह है विवेकशीलता। जाहिर बात है विवेकशीलता हमने किसको कहते हैं कि विवेक बुद्धि को, भाव तत्व, बुद्धि तत्व, शरीर तत्व, ये जो तत्व है साहित्य के उसमें यह आता है कि बुद्धि तत्व, उसको उतनी बुद्धि तो जैसे होनी चाहिए तभी जाकर जो है वह एक अच्छा अनुवाद जो है वो कर सकता है। ये जो है अनुवादक का यही गुण है। और उसके बाद अंतिम जो है वह अनुवाद विज्ञान का ज्ञाता। जाहिर बात है कि अनुवाद जो है एक विज्ञान है, एक साइंस है और उसका ज्ञान होना उसको अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि मैंने कहा कि यह कला भी है और अनुवाद भी है, इसलिए इसके सिद्धांतों को, अनुवाद की समस्याओं को, अनुवाद में आने वाले जितने भी गुण हैं उसको, इस सभी का ज्ञान उसको होना अत्यंत आवश्यक है, जिसको हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं ना। तो इस तरह से उसको जो है अनुवाद विज्ञान का
ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इन सारे गुणों को जब वह आत्मसात कर लेगा तभी जाकर जो है वह अच्छा अनुवादक हो सकता है। अब देखिए हमने यहाँ पर जो है एक अच्छे अनुवादक के गुण आपको बताए हैं। इसके बाद जो है वह है अच्छे अनुवाद का स्वरूप। मतलब अच्छा अनुवाद अगर आपको करना है तो इसका स्वरूप कैसे होगा या कैसे जो है स्वरूप होना चाहिए। अच्छा अनुवाद हमने देखा तो उसकी योग्यता या अनुवाद विषय की समझ, अनुवाद के अभ्यास तथा विषय के साथ जुड़ी आत्मीयता पर यह निर्भर करेगा। इसमें अनुवाद की विषय वस्तु के प्रति अभिरुचि भी अच्छी भूमिका निभाती है। मतलब उस व्यक्ति की अभिरुचि भी उस अनुवाद में हो। अनुवादक के शब्द भंडार तथा सरल स्वाभाविक भाषा शैली पर भी अनुवाद की कोटि निर्भर करती है। अच्छा अनुवाद इस बात पर भी निर्भर करता है कि अनुवाद वाली भाषा के मुहावरों में मूल कथ्य के अनुवाद का उद्देश्य और स्वरूप अलग अलग होता है। इसलिए हर क्षेत्र में सफल अनुवाद या अच्छे अनुवाद करने के लिए कुछ एक विशेषताएं उसमें होनी चाहिए, तो अच्छे अनुवाद में होनी चाहिए, जिसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे, लेकिन समय हमारे लिए उतना उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आकर रुकते हैं। हमने अनुवाद की परिभाषा को देखा, तो उसके स्वरूप को देखा। उसके बाद जो है अनुवादक के प्रकारों को देखा। अनुवाद के प्रकारों के बाद जो है हमने अनुवादक के कुछ महत्वपूर्ण गुणों पर चर्चा की है। और अब जो है हमने उसके जो है विशेषताओं को देखना है, जो अगले पीरियड में हम ले लेंगे। यहाँ पर आकर हम रुकते हैं। यद्यपि कोई सवाल होगा, प्रश्न होगा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं या संपर्क भी कर सकते हैं। अब मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे अगले पीरियड में। तब तक के लिए धन्यवाद।